हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने। जब लास्ट लेक्चर हमने देखा था तो उसमें सारा फर्स्ट चैप्टर हमने कंक्लूड कर दिया था, मतलब कि खत्म कर दिया था कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, महस्वर सूत्र क्या होता है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, अल्पप्राण महाप्राण वगैरह क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, सारी चीजें देखा था रिकैप करके। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे संज्ञा प्रकरण क्या होता है, यानी संज्ञा क्या होता है, कौन कौन से संज्ञा हमें पढ़ने हैं सिलेबस में। और ऐसे ही ढेर सारा लेक्चर्स अगर आपको चाहिए फ्री में आपको पूरा बीएमएस की क्लास चाहिए तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और बच्चों को भी बताइए कि बीएएमएस का फ्री क्लास मिल रहा है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, क्लास, सारी चीजें, लेक्चर्स, और वो भी सारे सब्जेक्ट्स का। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। तो सम प्लस ज्ञा, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। संज्ञा का सही अर्थ होता है ज्ञान करने वाला या ज्ञान कराने वाला, यानी कोई भी चीज का ज्ञान कराने वाला या करने वाला क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। या आपने बचपन में ये पढ़ा होगा ग्रामर में कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, वही चीज यहाँ भी है, लेकिन उसका बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया कि अब ज्ञान कराने वाला तो नाम होगा तो सिंपल सी बात है कि उसका ज्ञान कराएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा में आता है कि उनके सूत्र क्या होते हैं, संज्ञा सूत्र क्या कहलाता है, किस संज्ञा का क्या सूत्र होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको वो सूत्र याद रखना कि किसका क्या सूत्र होता है और वो कहते किसे हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। जैसे कि सूत्र कहलाता है वृद्धि राधेय, वृद्धि संज्ञा का सूत्र है। ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे आपको मिलेंगे संज्ञा जिसका सूत्र के बारे में पढ़ना है हमें। तो जो सबसे पहला संज्ञा आता है वो आता है पद संज्ञा। पद संज्ञा का मतलब कि श्लोक वो सूत्र क्या होता है ये देखेंगे सबसे पहले। तो सुप्ति गंतम पदम क्या होता है पद संज्ञा का, सुप्ति गंतम पदम, ये पद संज्ञा का आपको सूत्र होता है, आपको याद होना ही चाहिए। और पद संज्ञा होता क्या है और किसे कहते हैं, तो सुबंत, सुबंत में आता है सु औजस, और तिगंत तिप तस जी, इनकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। यानी सुबंत और तिगंत की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। जिसके संज्ञा के साथ सु औजस आदि नाम आते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पद संज्ञा कहते हैं। सुप्ति गंतम पदम, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है आपको नीचे में, तो ये आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा जो संज्ञा आता है वो आता है संयोग संज्ञा। तो संयोग का अर्थ ही होता है किसी को मिलाना, संयोग करवाना, मतलब कि किसी को मिलाना। तो अब हल संज्ञा की संयोग संज्ञा होती है, अर्थात दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का ना होना, यानी दो हल वर्ण के बीच में कोई भी अच नहीं होना, वो क्या कहलाता है, संयोग संज्ञा कहलाता है। उसका सूत्र क्या होता है, हलो अंतरतरता संयोगा, क्या कहलाता है, हलो अंतरता संयोगा। अब कैसे हम देखें कि क्या मतलब किसे हम कहेंगे, ये संयोग संज्ञा कौन सा है, ये एग्जाम में आ भी जाता है। जैसे देखो आप ग्रंथ, अगर यहां देखो आप राम, राम देखो तो इसमें राम के बीच में अच आ रहा है यानी अ आ रहा है, तो ये पद संज्ञा नहीं है। और अगर ग्रंथ देखो आप तो ग्रंथ में ग्र न था, इसमें कोई भी अच नहीं आ रहा है दो हल वर्णों के बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, पद संज्ञा कहलाएगा। तीसरा जो संज्ञा है हमारा वो है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या होता है, तो संहिता का मतलब ही होता है सन्निधि, यानी एकत्रित होना, एकत्र होना, कलेक्ट होना, एक जगह पे आना, इकट्ठा होना। तो संहिता का होता है वर्णों की अत्यंत सामीप्य और व्यवधान रहित सामीप्य को क्या कहते हैं, संहिता संज्ञा कहते हैं। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि संहिता संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो संहिता संज्ञा का सूत्र होता है प्रसन्निकर्ष संहिता, क्या कहलाता है, प्रसन्निकर्ष संहिता कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की नीड है। जैसे वाक जोर ईसा, क और ई में संहिता संज्ञा हो गया तो क्या बन गया, ग बन गया, वागीसा बन गया। ठीक है, वागीसा। उसके बाद जो चौथा आता है हमारा वो आता है लोप संज्ञा। तो लोप संज्ञा क्या होता है ये देखना है हमें। लोप संज्ञा तो न दिखाई देना, किसी का लोप हो जाना। लोप किसका होगा, लोप किसका होगा, जिसका हलंत होगा, जिसके अंत में हलंत आता है। जैसे हम जब प्रत्याहार बना रहे थे तो उसके लास्ट में हल प्रत्याहार मान लो बना रहे हैं, हल प्रत्याहार, तो उसके लास्ट में ये हलंत आ रहा था, तो जिसमें ये हलंत लगा होगा उसी का क्या होगा, तस्य लोपा या लोप संज्ञा हो जाएगा, यानी वो विलुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो देखो न दिखाई देना था, रहने के बाद भी दिखाई न देना या सुनाई न देना आदर्शन लोप कहलाता है या लोप संज्ञा कहलाता है। उसके बाद जो हमारा छठा संज्ञा आता है वो आता है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है आदर्शनम लोपा। उसके बाद आता है इत संज्ञा। तो इत संज्ञा भी किसकी होगी, जिसके लास्ट में हलंत लगा होगा।
तो महस्वर सूत्र के अंत में जो व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं हम, इत संज्ञा कहते हैं, और अनुबंध हो जाता है जिसके नाम इतलोप हो जाता है, बाद में तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। उसके बाद आता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, ये तीनों एक साथ आ गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। तो उकार की मात्रा में एक उकार, दुई उकार, तीन उकार, मतलब एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, ह्रस्व में एक मात्रा, दीर्घ में दो और प्लुत में तीन मात्रा का मतलब समय लगता है बोलने में, उसको क्या कहते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। इसका सूत्र क्या होता है, उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत, यानी उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत इसका सूत्र होता है। उसके बाद आता है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र सबसे पहले देखें क्या होता है, तो वृद्धि रादैच। वृद्धि संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज का वृद्धि होना। तो वृद्धि किसका होगा, तो यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है, यानी वृद्धि बढ़ाने वाला संज्ञा होता है, इंक्रीज करने वाला संज्ञा होता है वृद्धि रादैच से। ठीक है, तो किसका होगा, तो इसमें तीन चार वर्ण आते हैं, वो हमेशा आपको याद रखना है कि किसकी वृद्धि संज्ञा होगी, बाद में से आपको संधि में भी काम आएगी कि वृद्धि संधि किसका होता है। तो इसमें आता है आ, ए और औ वर्ण। ठीक है, आ, ए और औ वर्ण का, ये तीन वर्ण का क्या होता है, हमेशा वृद्धि संज्ञा होगा, यानी कि अभी भी ये वृद्धि में ही रहेगा, आगे जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक प्लस एक क्या बन गया है, एक एक, तो अ प्लस एक क्या बन गया है, ए बन गया है, तो ए क्या हुआ, तो इसकी वृद्धि संज्ञा हो गई है, इसकी क्या हो गई है, वृद्धि संज्ञा हो गई है ए की। क्या अ और ए जोड़ करके क्या बन गया है, ए बन गया है, तो उसकी वृद्धि संज्ञा हो गई है। उसके बाद आता है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा क्या होता है, अधेड़ गुना, इसका सूत्र होता है अधेड़ गुना। क्या होता है, अधेड़ गुना। तो गुण संज्ञा होता क्या है, तो जैसे आपने वृद्धि में देखा था तीन चार वर्ड थे जिसको हम हमेशा वृद्धि में ही आ, ए और औ, इसके हमेशा वृद्धि होगा, उसी तरह गुण संज्ञा में भी चार वर्ण होते हैं, उसका हमेशा गुण संज्ञा ही होगा, चाहे वो संधि में भी आएगा तो गुण संधि ही उसका होगा। तो वो वर्ण कौन कौन सा था वो हम देख लेते हैं। तो यह सूत्र जो होता है वो गुण संज्ञा कराने वाला सूत्र होता है, और ह्रस्व आकार अ, ए और ओ, ये तीन वर्ण होता है, अ, ए और ओ, इनका क्या होता है, हमेशा गुण संज्ञा ही होता है। जैसे रामाजोर ईसा, रामाजोर ईसा, इसमें का अ और इसमें का ई बन के क्या बना दिया, ए बना दिया, तो गुण से वृद्धि, गुण से क्या हो गया, अधेड़ गुना से क्या हो गया, गुण संज्ञा हो गया, तो क्या बन गया, रमेश, यानी आ प्लस ई क्या बना दिया है, ए बना दिया, जो वर्ण ए आदेश हुआ वह गुण संज्ञक वर्ण होता है। उसके बाद आता है प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा क्या होता है, अभी हमने देखा था पीछे की प्रत्याहार बनाना क्या होता है, तो प्रत्याहार संज्ञा का जो सूत्र होता है आदि नत्यंत संहिता। तो अपने फर्स्ट आदि नत्यंत संहिता प्रत्याहार संज्ञा अपने फर्स्ट वर्ण से लेके लास्ट वर्ण के बीच के मध्य का वादेन का बोधन करता है, यानी उसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं महस्वर सूत्र में सबको एक साथ इकट्ठा करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं, उसका लोप हो जाता है बाद में। उसके बाद आता है उदात्त संज्ञा। तो उदात्त संज्ञा कौन सा होता है, अनुदात, स्वरित, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उदात्त संज्ञा क्या होता है, तो हमारे मुख के उच्चारण स्थान के कंठ, तालु आदि, यानी कंठ या तालु या किसी भी उच्चारण स्थान के ऊपर के हिस्से से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, उदात्त संज्ञा कहलाते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है उचैरु दाता, इंपॉर्टेंट, उचैरु दाता किसका सूत्र होता है, उदात्त संज्ञा का क्या होता है, तो कंठ आदि तालु स्थान के ऊपर से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, उदात्त संज्ञा। उसके बाद अनुदात संज्ञा, तो कंठ तालु आदि स्थान के नीचे वाले हिस्से से जो बोले जाते हैं जो वर्ण उसे क्या कहते हैं, हम अनुदात संज्ञा कहते हैं। उसकी सूत्र क्या होता है, निचैरु दाता। निचैरु दाता क्या होता है, उसकी संज्ञा होती है। उसके बाद आता है स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा कौन सा होता है, अच स्वर की स्वरित संज्ञा होती है, जो वर्ण उदात और अनुदात के बीच में होती है, यानी कंठ तालु आदि स्थान के ऊपर नीचे दोनों के बीच की से बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम स्वरित संज्ञा कहते हैं। अच स्वर की स्वरित संज्ञा वहां होती है जहां उनाद दोनों बराबरी की स्थिति में रहता है, यानी ऊपर से भी बोला जा सकता है, नीचे से भी बोला जा सकता है, कंठ आदि तालु स्थान से। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम स्वरित संज्ञा कहते हैं। उदात, अनुदात और स्वरित के बाद एक संज्ञा आती है जिसको हम अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। तो अनुनासिक संज्ञा क्या होती है, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारण, यानी मुख और नाक दोनों से मिलकर बोले जाने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, अनुनासिक संज्ञा कहलाती है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ग, न, न, ये व्यंजन वर्ण आते हैं अनुनासिक संज्ञा में, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है मुख नासिको वचनो अनुनासिक। मुख नासिको वचनो अनुनासिक, यानी मुख और नासिका के दोनों के सम्मेलन से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुनासिक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद आता है स्वर्ण संज्ञा। स्वर्ण संज्ञा क्या कहलाता है, स्वर्ण संज्ञा सो वर्ण, यानी स्व माने सेम, संस्कृत में स का मतलब होता है साथ या सेम। तो तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर आदि पर्यटन,
यानी किसी का उच्चारण स्थान या प्रयत्न अगर बराबर है यानी सेम है तो उसका क्या हो जाएगा, आपस में स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा, स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा। जैसे क और ख दोनों का अगर उच्चारण स्थान हम देखें तो क्या होता है, कंठ होता है, और दोनों का प्रयत्न क्या होता है, स्पेश प्रयत्न होता है। तो दोनों का उच्चारण स्थान भी सेम है और दोनों का प्रयत्न भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, तुलायस्य, तुलास्य प्रयत्नम स्वर्णम, तुलास्य प्रयत्नम स्वर्णम। संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यह है कि आपको बोलने आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए, क्योंकि अगर संस्कृत का उच्चारण करना आपको नहीं आता है तो बीए एमएस में किसी भी चीज का उच्चारण करना आपको नहीं आएगा, क्योंकि यही मेन बेस है, यही आपका बेस बनाएगा। उसके बाद आती है निपात संज्ञा। निपात संज्ञा किसकी होती है ये देखना, तो जो प्र प्रा निस निल दिस दूर ये जो उपसर्ग होते हैं उनकी क्या होती है, ये 22 परादी जो होते हैं इनकी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। कौन सी परादी, तो परादी में आता है पर निस निल दिस दूर, ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि आगे उपसर्ग में भी यही आएंगे, परादी का ही उपसर्ग होता है और परादी का ही निपात संज्ञा होता है। उसके बाद आता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है चाद्यो असत्वे, चाद्यो असत्वे इसका सूत्र होता है निपात संज्ञा का। उसके आता है उपसर्ग संज्ञा। देखो अभी हम कह ही रहे थे कि उपसर्ग आता है 22, तो इसकी जो प्र प्रा उप निस निल दुस दूर था 22 जो परादी थे उन्हीं के क्या होते हैं, उपसर्ग संज्ञा भी होते हैं। उपसर्ग संज्ञा कब होगा और निपात संज्ञा कब होगा, जब ये फ्रीली घूम रहा होगा, यानी फ्रीली आपको दिखेगा तो क्या होगा, इसका निपात संज्ञा होगा। लेकिन जब ये क्रिया के साथ जुड़ जाएगा, यानी कोई भी वर्ग के साथ जुड़ जाएगा, प्र प्रा निस निल दुस दूर, तो उसका क्या हो जाएगा, आपको निपात संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा हो जाएगा। और उपसर्ग संज्ञा का सूत्र क्या होता है, उपसर्ग संज्ञा का सूत्र होता है उपसर्गा क्रिया योगे, यानी उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के साथ योग करने वाले प्र प्रा निस निल दुस यानी परादी क्या कहलाते हैं, उपसर्ग संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रगृहाम संज्ञा। तो प्रगृहाम संज्ञा का सूत्र क्या होता है, इद द्वे द्विवचनम प्रगृहाम, इद द्वे द्विवचनम प्रगृहाम इसका सूत्र होता है, यानी प्रगृहा संज्ञा सूत्र करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, प्रगृहा संज्ञा कहलाता है। उसके बाद आता है जैसे इत उत ये सब जो आते हैं वो किसमें आता है, प्रगृहाम संज्ञा में, इकारांत उकारांत एकारांत ये सारे किसमें आते हैं, प्रगृहाम संज्ञा में आते हैं। उसके बाद आता है धातु संज्ञा। धातु आगे पढ़ने को मिलेगा आपको, धातु रूप शब्द रूप। तो धातु रूप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। तो क्रिया का बोध कराने वाला भू आदि धातु संज्ञा क्या कहलाता है, धातु संज्ञा कहलाता है। और जो सूत्र इसमें आता है, जैसे आपको देखो भू धातु है, सन धातु है, क्वेच धातु है, कांस्य धातु है, ये सारे सूत्र इसमें आते हैं। तो धातु संज्ञा क्या हो गया, जो क्रिया का साथ करने वाला धातु क्या कहलाता है, धातु संज्ञा का वो कहलाता है बोध कराने वाला। इसका जो सूत्र होता है सनाधत्व धात्व, सनाधत्व धात्व इसका सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आगम संज्ञा। तो आगम का मतलब ही होता है आना किसी के जगह पे, तो क्या कहलाता है आगम संज्ञा, देखो किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण आकर पास बैठकर और उसके साथ संयुक्त हो जाए, यानी आगम का मतलब ही होता है आना। तो किसी के साथ आकर के दूसरा वर्ड, एक वर्ड है जैसे क है, उसके साथ ख या ग या कोई भी वर्ड आकर के जुड़ जाता है और मिल जाता है, उसके जगह पे आके बैठ जाता है और उसके साथ मिल जाता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया, छ और छ दोनों छ मिला के आधा च बना दिया, तो वृक्ष छाया इसमें अ के जगह जो छ आया है और च का आगम हुआ है, तो उसमें क्या कहलाएगा, क्या सूत्र से होगा, तो आगम संज्ञा के सूत्र से होगा। उसके बाद आता है आदेश संज्ञा। तो किसी वर्ण को हटा, आदेश मतलब ऑर्डर करना, ऑर्डर किसको करेंगे, किसी को हटाना हो, तो किसी को हटा करके, यानी मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, इसके जगह पे मेरे को हटा करके किसी और को लाकर इस कुर्सी पे बैठा देना, क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। कौन करेगा, हमेशा अपने से बड़ा वाला आदेश करता है, छोटा कभी आदेश नहीं करता है। छोटा क्या करता है, छोटा तो रिक्वेस्ट करता है, बड़ा आदेश करता है। तो जब कोई भी वर्ण एक दूसरे वर्ण को हटा करके शत्रु की भांति आकर बैठ जाता है, वो क्या कहलाता है, आदेश संज्ञा कहलाता है। जैसे ई के जगह य, शत्रुवदेश, शत्रु, जैसे यद्यपि में यदि अ, तो अ के ई के जगह पे क्या आ गया, य आ गया है, यह आदेश हो गया, तो क्या कहलाता है, आदेश संज्ञा कहलाता है। उसके बाद आता है उपध्याय संज्ञा। किसी शब्द के अंतिम में और पूर्ण वर्णों को उपध्याय कहते हैं। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से जो पहला वर्ड होता है, यानी कि जैसे मान लो हिरन लिख रहे हैं, तो न में जो उससे न से पहले र आया है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उपध्याय संज्ञा, ठीक है।
तो ये आपको पूरा संज्ञा का सूत्र आज हमने आपको पढ़ा दिया है, ये सारे संज्ञा सूत्र थे, हमने पूरा एक ही लेक्चर में कंक्लूड कर दिया है, क्योंकि बच्चों को परेशानी हो रही थी कि सर बार बार लेक्चर चेंज करना होता है। और ऐसे ही ढेर सारा लेक्चर्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाओ, ताकि हमें भी मेहनत करने में मजा आएगा और आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।